हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ लॉ ऑफ मास एक्शन और इसके साथ साथ केपी और केसी, जिसको कहते हैं, अगर हम केसी की बात करें तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और साथ ही साथ केपी इसको हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि एक तरीके से अगर प्रेशर कांस्टेंट की बात करें तो इनमें रिलेशन भी आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था, यानी कि उत्क्रमणीय और साथ ही साथ अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, और उनके प्रॉपर्टीज यानी कि जो विशेषताएं हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के बारे में भी इससे पहले के लेक्चर में आपको बताए थे। तो अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था का जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेके चलेंगे कि इक्विलिब्रियम और उसका डायनेमिक नेचर क्या है, मतलब वो कैसे बदलता है। तो सबसे पहला ये समझेंगे हम कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था कहते किसे हैं। ये मैं पहले में भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर इसको एक साइंटिफिक वे में लिखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, यानी कि साम्यावस्था। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था किसे कहते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक आज का। तो ये एक प्रकार का अवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ये बदलता नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, मतलब नहीं बदलते हैं, वो भी किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ। अगर हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की बात करें यानी कि उत्पाद की, तो इनके कंसंट्रेशन समय के साथ बदलते नहीं हैं, ठीक है। यहीं पे कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट का ऐसे समय में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, एक नियत वैल्यू हो जाती है, या उसको हम कहते हैं एक नियतांक है। तो इसलिए हम इस स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम डिफिनीशन दें तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? सबसे पहला पॉइंट कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये आपके नॉट चेंज, मतलब इनमें चेंज नहीं होता है, मतलब बदलते नहीं हैं, और साथ ही साथ ये कांस्टेंट भी हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये नियत हो गए, यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन है यानी कि सांद्रता, वो भी किसकी? अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रताएं हैं ये बदलती नहीं हैं, और ये कैसे हो गए? नियत यानी कि कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इक्विलिब्रियम के बारे में। देन अगर हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक ग्राफ देखें तो उस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ग्राफ में आपके ये एक्सिस है और एक इधर का एक्सिस। इस एक्सिस पर हम क्या लेंगे? टाइम को, और इस पर हम कंसंट्रेशन को लेंगे। तो जो टाइम एक्सिस है यहाँ पर, ये टाइम एक्सिस को अगर देखें तो ये ओरिजिन का पोर्शन, तो टाइम इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता भी इंक्रीज करेगी। तो अगर हम रिएक्टेंट के लिए देखें, किसके लिए देखें? रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए जो आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और यहीं पे अगर हम प्रोडक्ट के लिए देखें तो प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और ये आपको ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसे। और एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ग्राफ है वो किसका था, रिएक्टेंट के लिए था, ये आपका रिएक्टेंट के लिए है अर्थात अभिकारक के लिए, और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। इससे क्या क्या चीज़ें आपको पता चल रही हैं, इससे ये चीज़ पता चल रही है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्शंस करेंगे, यानी कि जब भी कभी अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेंगे, तभी जाके प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। यहीं पे प्रोडक्ट को हमने 0 से स्टार्ट करते हुए दिखाया, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे सपोज दैट हमारे पास एक ए से क्या बनना है, बी का फॉर्मेशन होना है, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ए आपका यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा यानी कि अभिकारक, और यहीं पे बी क्या है, इसको हम नाम देते हैं क्या, प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो भी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये सारी रिएक्शंस होंगी। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट को हमने ए लिख दिया और प्रोडक्ट को हमने बी लिख दिया, तो आप देखोगे T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 का मतलब टाइम कितना है 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना A है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस समय कितना होता है 0। तो ऐसे समय में हम देखेंगे तो इनिशियली जब टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया था, यानी कि T इक्वल टू कितने पे, 0 पर, T इक्वल टू 0 पर ये जो पॉइंट है ये है T इक्वल टू 0, यानी कि कंसंट्रेशन भी यहाँ पे कितना है 0। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखिए कहाँ पे था, 0 पे था, लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ इसका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहीं पे मान लेते हैं T इक्वल टू T सेकेंड पर, इसमें से कुछ अमाउंट क्या हुआ, लेस हुआ, रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट कम हुआ और प्रोडक्ट में ऐड हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, यानी कि उत्पाद बन गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट यानी कि जो आपका अभिकारक है ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और यहीं पे जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। लेकिन जब आप यहाँ इन दोनों कर्व के एंड्स पे जाएंगे, यानी कि इनके किनारों को देखेंगे, तो ये रिएक्टेंट का भी कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और वहीं पे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का भी कर्व देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और इसके क्या होगी, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय के बाद जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो उस समय इनका जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल, और यहाँ पे भी कैसा हो गया, पैरेलल। तो ये पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है ये कौन सा स्टेट बताएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट का ये प्रदर्शन करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि रासायनिक साम्यावस्था के बारे में बताता है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, साथ ही साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बदलता नहीं है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। और अगर हम इसको ग्राफ से समझना चाहें तो हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ टाइम ले लेते हैं और यहीं पे वाई एक्सिस की तरफ कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है, यही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। लेकिन एक निश्चित समय पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि साम्यावस्था में आ जाते हैं, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी इस लाइन को पीछे ले जाओ और इस लाइन को जब पीछे ले जाओगे तो मीट कराओगे तो यहाँ पर कहीं मीट करेगा, तो यहाँ से कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही आपका रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर। चल, तो ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम स्टेट की। यहीं पे इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कुछ इनकी विशेषताएं, उन पर भी हम क्या करते हैं, एक फोकस, एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो इनको हम किससे मेजर कर सकते हैं, इनके प्रेशर से, डेंसिटी से, कलर से, कंसंट्रेशन से।
मतलब इनको मेजर करने का तरीका है, अगर हम कैसे किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इनको मेजर करने का तरीका है या तो कंसंट्रेशन से, या तो उस रिएक्शन में जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ प्रेशर से, डेंसिटी से, इन सब के द्वारा हम इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पता कर सकते हैं कि क्या अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है या नहीं आई है। जैसे कि अगर मान लीजिए कलर नहीं बदल रहा है रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा, नियत है यानी कि कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से है, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या होगा, कलर नहीं बदल रहा है, ठीक है, सेम ऐसे कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा है, तब हमने बोला कि रिएक्शन किस में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि साम्य अवस्था में। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल यानी कि बंद बर्तन के अंतर्गत ही हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बर्तन के अंतर्गत, आपके क्लोज्ड वेसल, ठीक है, यानी कि बंद बर्तन में ही हम अचीव कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इक्विलिब्रियम का केस अगर आप देखोगे तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट और जितने भी रिएक्टेंट होते हैं सब क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहीं पे अगर हम मान लीजिए ओपन वेसल्स का यूज करते हैं, यानी कि अगर हम खुले हुए बर्तन का यूज करेंगे तो ऐसे समय में जो गैसेज हैं वो बन के एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, जिससे कि उसमें से कुछ मास का लॉस हो जाएगा। और आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हो तो उसका जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी एक रूल होता है आपके रिएक्शंस के दौरान, यानी कि केमिकल रिएक्शन के समय। यानी कि जैसे कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, यहाँ पे सपोज दैट हमने लिया H2 + ½ O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे H2 + ½ O2 में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे ½ O2 है, मतलब एक ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 + 2 टोटल यहाँ पे कितना, 18। और यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 × 1 + 16 यानी कि टोटल कितना हो गया, 18। तो इसका भी 18 और इसका भी 18 दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो होता है वो इक्वल होता है, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास रूल भी कहते हैं। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। तो ओपन वेसल होगा तो कुछ भी अगर प्रोडक्ट बना वो वहाँ से क्या होगा, जैसे गैसियस प्रोडक्ट बन गया तो उससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ऐसे समय में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी कभी हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एक परफॉर्मेंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम लाते हैं तो उसको हम हमेशा कहाँ पे कराएंगे, क्लोज्ड वेसल के अंतर्गत यानी कि बंद बर्तन में कराते हैं। क्लियर, चलिए। तो ये तो 2 पॉइंट्स हुए आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल नेचर का, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। अभी जब मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिखाया तो इसको मैंने इस ग्राफ को, इस लाइन को ला करके इस टाइम एक्सिस पर टच नहीं कराया। रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट की जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम ऐसे कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये है आपका, इसको मैं ऐसे ले आया, यहाँ पे टच करा दिया, किस एक्सिस से टच करा दिया, यहाँ पे टाइम एक्सिस से टच करा दिया। इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया 0 यानी कि 0 हो गया। और जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट बचा रह जाता है, यानी कि पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये बात सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, वो भी इससे पहले के वीडियो में। तो यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है यानी कि जो आपका अभिकारक है उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रिएक्टेंट का जो ग्राफ मिल रहा है, ये जो कर्व मिल रहा है यानी कि वक्र रेखा, वो आपका इस टाइम एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, उसके पैरेलल है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट है इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है, उसका कुछ अमाउंट वहाँ पे क्या है, बचा हुआ है। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कैसी होती है, हमेशा याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक इन नेचर, यानी कि एक तरीके से उसमें डायनेमिक यानी कि उसमें रिएक्शंस होते रहते हैं, बस उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है,
कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अग्रगामी और पश्चगामी अपक्रियाओं के जो एक रेट है, यानी कि उनकी जो दर है वो क्या हो जाती है, वो भी इक्वल हो जाती है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के जो रेट हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वहीं पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साथ ही साथ अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस मिलेगा। ठीक है, तो डेल्टा जी जिसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि गिब्स की मुक्त ऊर्जा, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो चलिए इनके जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम एक बार नोट करके आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला मेजर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कलर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, इसके थ्रू। दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो क्या भी आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल्स में ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कैन अचीव ओनली इन क्लोज्ड, कैन अचीव ओनली इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, कैसा होता है, क्लोज्ड वेसल में। थर्ड पॉइंट जो है वो कैसा है, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि प्रकृति इसकी कैसी होगी, उत्क्रमणीय होगी, और इसके साथ साथ डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर मतलब इसमें गति भी होगा, मतलब रिएक्शंस ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रुक जाएगा, रिएक्शन चलती रहेगी, बस कंसंट्रेशन में चेंज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अग्रगामी और पश्चगामी अपक्रियाओं का जो दर है वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, तो अग्रगामी और पश्चगामी अपक्रियाओं का दर क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहीं पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे 0, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और साथ ही साथ अगर एंथैल्पी का फॉर्मूला देखेंगे तो T इंटू डेल्टा एस, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज बोलते हैं हम इसको, और साथ ही साथ डेल्टा एस को बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी। क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाता है, T इंटू डेल्टा एस, यहाँ से मिल जाता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू क्या मिलेगा, T यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और साथ ही साथ डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल। ठीक है, तो ये बात आपके किसके बारे में थी, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में थी। यहीं पर एक ग्राफ और बनाने जा रहे हैं जो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये ग्राफ क्या रहा है, यानी कि आपको कभी कभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड भी दे देते हैं, तो उससे आप पहचान सकोगे कि ग्राफ कौन सा है और इस ग्राफ को हमने किस चैप्टर में कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राफ में आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के बारे में कर्व बनाना है, और जैसा कि आपने पढ़ा है अभी अभी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम दो एक्सिस लेंगे, एक पे हम रखेंगे रेट को और एक पे हम रखेंगे क्या, टाइम को। इस पे रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसको कहते हैं अभिक्रिया की दर, और टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, समय। तो ये हो गया अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, टाइम को हिंदी में क्या कहते हो आप लोग, समय। तो चलिए अब जब भी कभी हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन हमेशा कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो ये जो स्टेट है जिसमें ये लाइन यहाँ से सीधी होना स्टार्ट हो गई है,
तो ये जो स्टेट है ये आपका है, इसको हम कहेंगे जहाँ से ये आपका सीधी लाइन यानी कि टाइम एक्सेस के पैरेलल हो गई है, वहाँ से इसको हम कहेंगे कि इसने इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो ये जो लाइन है ये दर्शा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को इन्होंने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है, ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहीं पे जो दूसरा है आपका ये है आपका बैकवर्ड रिएक्शन। रीजन क्या है, रीजन ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और यहीं पे अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और ऐसे समय में जैसा कि मैंने बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके किसके बारे में, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड बातें हो गई। आपने 2 ग्राफ देखा जिसमें से एक ग्राफ आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का था, एक ग्राफ आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपका इसके बाद का जो टॉपिक था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसे हम कहेंगे सक्रिय द्रव्यमान का नियम, और साथ ही साथ इसके साथ ही हम बात करेंगे किस पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो चलिए सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कई सारे इक्विलिब्रियम स्टेट के ऑब्जर्वेशंस के बाद बनाया गया, और इसमें 2 केमिस्ट थे यानी कि 2 रासायनिज्ञ थे जिनका नाम है गोल्डबर्ग और वागे। ठीक है, गोल्डबर्ग और वागे, ये आपके 2 केमिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, यानी कि इसका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। और ये रिलेशनशिप इन्होंने किस सन में दिया था, 1864 में। ठीक है, तो गोल्डबर्ग और वागे ने 1864 में एक रिलेशन दिया, और ये जो रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच है। तो ये जो रिलेशन है यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर हम मास एक्शन के बारे में देखें तो ये जो लॉ है यानी कि जो सक्रिय द्रव्यमान का नियम है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और किसके किसके बीच, और रेट ऑफ रिएक्शन और साथ ही साथ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच का एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो इसमें क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, तो उसकी बात करें, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब अगर हम बात करें किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि जो आपके अभिकारक हैं उनके मोलर सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर सांद्रता वो भी किसके, रिएक्टेंट के, यानी कि रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के मोलर सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया जाता है और किसी टाइम के अंतर्गत। मतलब अगर हम इसको सही से एक साथ आपको बताएं तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
या यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ टाइम, यानी कि नियत ताप पर, किस ताप पर, नियत ताप पर, नियत ताप पर अभिकारकों के मोलर सांद्रता, अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और कौन अनुक्रमानुपाती होता है? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जो है वो नियत ताप पर अभिकारकों के मोलर सांद्रता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई लॉ ऑफ मास एक्शन की। यहीं पर जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसमें, 1 लीटर में, यानी कि इसे हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और इसी को हम कहते हैं एक्टिव मास। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन का अगर हम वैल्यू रखें तो मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कभी आप बात करेंगे किसके बारे में, मोलर कंसंट्रेशन की, तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इसी को हम कहते हैं एक्टिव मास भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एक्टिव मास। और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, इससे हम क्या करते हैं, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और जिसका आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव मास रिप्रेजेंट करना है उसको हम उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत रख देंगे। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमको ए का एक्टिव मास चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम किसको रख देंगे, ए को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रेट ऑफ आपका जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद टाइम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ इसको अगर हम एक्टिव मास के टर्म में समझें, यानी कि इसका टर्म एक्टिव मास समझें, तो एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ही है, और मोलर कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोलर सांद्रता भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस एक्टिव मास यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन को समझना चाहें तो इसके लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, और ये एग्जांपल हमेशा याद रखिए कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल, क्योंकि हमने अभी अभी आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बता दिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी इक्विलिब्रियम स्टेट हैं वो ऐसे रिएक्शन में होंगे जो रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Na प्लस, यहाँ पे हम ले लेते हैं N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। ये आपका एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, ये आपने एक रिएक्शन कंसीडर किया, ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या है, N1A प्लस N2B इक्विलिब्रियम
स्टेट में, या अगर हम यहाँ देखें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो M1C प्लस M2D ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये इधर का पोर्शन रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट N1 और N2 हैं, यहीं पे अगर इसके कोफिशिएंट देखें तो M1 और M2 हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट इधर है, ठीक है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट। और हमने बोला था कि कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पर पहले रिएक्टेंट का नाम लिखिए A, इसका मोलर कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास, इनटू B इसका मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट देख रहे हैं आप इसको इसके पावर के रूप में यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया N2। तो जो आपने अभी भी लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन का अगर हम रेट देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर से यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट लेफ्ट में होगा, प्रोडक्ट राइट साइड में होगा। यहीं पे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट आपका राइट साइड में है और प्रोडक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में। तो जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो हम पहले तो बात फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का दोनों निकालना हो तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी जो मैंने निकाला है ये आपका है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, यानी कि अग्रगामी अपक्रिया का। वहीं पे अगर आपको रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन का निकालना है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे समय में इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, और इधर से यानी कि हम इधर से जा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हमारे लिए क्या होगा, रिएक्टेंट का काम करेगा। तो C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन, C के ऊपर M1 और D के ऊपर M2, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये आपका कैसा हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहीं पे जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यानी कि इस साइन को दोनों को हटाएंगे, तो इन दोनों को साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं KF, यानी कि इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको हम लिखते हैं KF के बाद बाकी चीज़ें जो लिखी हैं उसको लिख दीजिए, यानी कि A की पावर कितना है N1, और यहाँ पे B की पावर कितना है N2। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया बैकवर्ड, यानी कि इसको लिखेंगे KB, और यहाँ पर C की पावर कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर कितनी है M1, और यहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर कितनी है M2। तो ये आपने लिख दिया है किसके लिए, इक्वल का साइन लगाने पर, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का सब साइन हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा, इक्वल के साइन के साथ एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो जो KF है उसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट। वहीं पे अगर हम बात करें KB की तो बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसा कि आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे समय में फॉर कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब अगर हम किस स्टेट में देखें, साम्यावस्था की दशा में देखें, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके रेट को और इसके रेट को दोनों को इक्वल करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को एक साथ इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा KF कंसंट्रेशन ऑफ A N1 और कंसंट्रेशन ऑफ B यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, साथ ही साथ इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C किसका, M1 का, और कंसंट्रेशन ऑफ D वो भी किसका, M2 का। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, KF और KB यानी कि फॉरवर्ड KF के नीचे आप KB को भेज दीजिए, तो KF अपॉन क्या मिला आपको, KF अपॉन KB इक्वल टू यहाँ पर कंसंट्रेशन
आपका पहले इधर कितना है, इधर का कंसंट्रेशन देखिए तो कंसंट्रेशन C की पावर कितना है m1, कंसंट्रेशन D की पावर कितना है m2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन A की पावर कितना है n1 और यहीं पे कंसंट्रेशन B की पावर कितना है n2। तो ये जो आपने देखा है KF/KB, इसी को हम लिखते हैं किससे, कैपिटल K और C से, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल K और C, और इसे ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यावस्था का गुणांक कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी कभी हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं साम्य स्थिरांक भी कहते हैं। तो साम्य स्थिरांक निकालने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या है, ठीक है। और इसका नियम अभी मैंने बताया, एक हमने एग्जांपल कंसीडर किया जिसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के यानी कि गुणनफल के, वहीं पे बैकवर्ड रिएक्शन का ये हो गया। जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, और इस कांस्टेंट को हमने क्या लिखा, फॉरवर्ड रिएक्शन का कैसा कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट ये हो गया। देन हमको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस पूरे पोर्शन को हमने इसके इक्वल कर लिया, और देन इसके बाद हमने KF/KB यानी कि जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है और यहीं पे बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, और इसके साथ आपका जो वैल्यू मिला उसको हमने नाम क्या दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, या जिसे हम साम्य स्थिरांक का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, साम्य स्थिरांक का नाम देते हैं। तो यहाँ से साम्य स्थिरांक का जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन C, कंसंट्रेशन किसका, D का, इसकी पावर m1, इसकी पावर m2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n1 और यहीं पे कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर n2। ये आपको क्या मिला है, Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर आपने देखा है तो ये Kc की वैल्यू हो गई, ठीक है। और Kc को अगर हम डिफाइन करेंगे तो Kc को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि C और D यानी कि ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं यानी कि मोलर सांद्रता है, इनका गुणनफल डिवाइडेड बाय ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, उसी को डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में आपका क्या क्या कवर हुआ, आज के लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, साथ ही साथ आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चीज़ें क्लियर कराई, और इसके साथ ही साथ आपका जो इक्विलिब्रियम है जिसका कोई एक डायनेमिक नेचर भी है, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी आज हमने क्लियर कराई। नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम आपको Kp और Kc में रिलेशन बताएंगे और साथ ही साथ ली चैडलियर प्रिंसिपल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।